साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। ईओआरओ भर्ती पार्ट बी की हम 33वीं आज क्लास देखने वाले हैं और इसके बाद एक और क्लास होगी और हमारा नगर पालिका एक्ट की जो धाराएं हैं वो कंप्लीट हो जाएगी 327 तक। उसके बाद हम देखने वाले हैं क्या, नियम। बहुत आसान लैंग्वेज में आपको नियम देखने को मिलेंगे दोस्तों। ऐसा नियम आपको समझ में ईजी वे में आ जाएंगे, 2 क्लास में हमारे नियम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे योजना। ठीक है, योजना के बाद देखेंगे हम क्या, एमसीक्यू। आप लोग जो सब चाहते हो ना एमसीक्यू कराओ, एमसीक्यू कराऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो चैनल पे बने रहना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखो, आप लोगों को समझ में आ रही है, अच्छी बात यही है मेरे लिए, और कुछ नहीं। चलो, आज जो है धारा 298 से 203 तक 308 तक पढ़ेंगे। अध्याय है 13, उसका नाम है अभियोजन, वाद और आदि। वाद तो आप समझ गए, न्यायालय में जो वाद दायर किया जाता है। अभियोजन मतलब चालान, चालान की जो कार्रवाई की जाती है ना, उससे संबंधित है। तो दोस्तों 298 अनुच्छेद, सॉरी अनुच्छेद याद आ रहे हैं, पॉलिटिकली पढ़ रहा हूँ ना मैं, इसलिए अनुच्छेद याद आ रहे हैं मेरे को। तो धारा 298 से 308 तक ये है हमारे। ठीक है, तो 298 जो धारा है वो कहती है कि नगर पालिका की अभियोजन की शक्ति से संबंधित है। अभियोजन मतलब चालान की कार्रवाई से संबंधित है। माननीय न्यायालय जो, देखो क्या होता है कि जैसे नगर निगम जयपुर की मैं बात करता हूँ, तो नगर निगम जयपुर का एक अलग से कोर्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कोर्ट है, न्यायालय है, वहां एक अलग से जो है क्या बैठता है, न्यायाधीश बैठता है। और नगर निगम से संबंधित चालान संबंधित मामले सारे जो है इसी कोर्ट में जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा या अधीनस्थ कोर्ट के अलावा ये कोर्ट है। ठीक है, तो नगर पालिका का ये कोर्ट है और नगर पालिका नगर निगम का ये कोर्ट है। नगर निगम यहाँ पर जो है चालान की कार्रवाई करती है। अब चालान की कार्रवाई कौन सी कार्रवाई होती है? चालान की कार्रवाई होती है जैसे जो जुर्माने लगाए जाते हैं ना, जुर्माना 2 तरीका से होता है कि मान लो आपने जो है रोड पे गंदगी फैला दी, तो एक आपकी वहां पे रसीद कट जाएगी और आपको बोलेंगे 500 रुपये जो जुर्माना है वो आप जमा करा दो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो जुर्माना जमा नहीं कराते हैं, वहां पे रसीद नहीं कटवाते हैं, नहीं देंगे पैसे। अब नहीं देंगे तो आप कैसे जो है क्या करोगे, रसीद काट सकते हो? नहीं काट सकते। तो फिर क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्वामी का जो है कोर्ट का चालान किया जाता है। कोर्ट का चालान पेश कर दिया जाता है कोर्ट के अंदर, चालान करके, और चालान पेश कर दिया जाता है कहाँ पे, जैसे चालान पेश कर दिया जाता है कहाँ पर, कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट के अंदर जब पेश कर दिया जाता है तो कोर्ट वहां पर उस व्यक्ति को समन भेजता है। ठीक है, और समन भेजता है और उसको बुलाता है और वहां पर जो है उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, अगर वो लड़ना चाहता है तो वकील भी कर सकता है, अगर नहीं लड़ना चाहता है तो वो वकील नहीं करके जो भी जुर्माना न्यायाधीश द्वारा लगाया जाता है उसको वो भुगतान कर दिया जाता है। ये सिंपल से उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारी बाइक को या कार को ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो वहां पर जो है क्या जुर्माना लगाया जाता है। ये आपकी देखो कार मस्त है ना, कार। ठीक है, अब ट्रैफिक पुलिस जो है उस पे जो है वहां पे जुर्माना लगाती है, तो आप तुरंत उसको पैसे देते हो, चालान कटवा के आ जाते हो। ठीक है, चालान मतलब इन द सेंस रसीद कटवा के आ जाते हो। लेकिन आप लोग बहस करते हो तो फिर क्या करते हैं, वो गाड़ी जब्त कर लेते हैं या लाइसेंस को जब्त कर लेते हैं, फिर जो है कोर्ट में वो पेश करते हैं। तो एक इस तरीके से भी क्या होता है दोस्तों, जुर्माना होता है। तो इसी तरीके से मौके पर काट दिया जाता है, तो अगर पैसे जमा करा जाएंगे तो रसीद या जुर्माना शुल्क कहलाएगा, और अगर उसका जो है कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा तो वो चालान कहलाया कहलाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित बातें, अब अभियोजन समझ में आ गया होगा, वाद समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब देखो आप, अब देखो मैं क्या बताता हूँ आपको, अच्छी अच्छी बातें। एक सेकंड। तो धारा 298 नगर पालिका की अभियोजन की शक्ति से संबंधित है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी प्रकार के लोक न्यूसेंस या चिड़, लोक न्यूसेंस या चिड़ या इस अधिनियम के अधीन जारी आदेश नोटिस के उल्लंघन के लिए अभियोजन व पेनल्टी वसूली का आदेश जारी कर सकता है। कौन? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अगर किसी व्यक्ति ने लोक न्यूसेंस या चिड़ उत्पन्न करी है या फिर नगर पालिका एक्ट का क्या किया, उल्लंघन किया है, नोटिस का उल्लंघन किया है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ध्यान रखना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा, अभियोजन की कार्रवाई करेगा या फिर पेनल्टी का आदेश दे सकता है। और ऐसी कार्रवाई का व्यय नगर पालिका निधि से किया जाएगा। मतलब इस कार्रवाई को करने में जो भी खर्चा होगा वो नगर पालिका निधि भुगतेगी। ठीक है, जैसे मान लो कहीं जाना है, आना है, या जो भी है एक्स वाई जेड, जो भी खर्चा होगा वो नगर पालिका निधि भुगतेगी अभियोजन या वाद लाने के लिए। लेकिन किसी अपराध के लिए ऐसा अभियोजन अपराध किए जाने के 6 माह के भीतर भीतर किया जा सकता है। मतलब
मान लो आज आपने कोई जो है अपराध किया, मान लो आप जो है बिना निर्माण स्वीकृति के भवन का निर्माण कर रहे हो, तो आपका जो चालान है वो आज से 6 माह के भीतर भीतर किया जा सकता है। 6 माह के बाद आप चालान पेश नहीं करेंगे, 6 माह के अंदर अंदर आपको चालान पेश करना होगा। ध्यान रखना, 6 माह की ये सीमा है। 6 माह, क्योंकि मकान तो एक दिन में नहीं बन जाता ना, ठीक है। तो 6 माह के भीतर भीतर ये जो है चालान पेश करना है आपको। कहाँ पर? कोर्ट में। चालान आज कर दिया है आपने, लेकिन चालान को कोर्ट में पेश करने की जो अवधि दी गई है वो 6 माह दी हुई है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि अन्य कोई उपबंध नहीं है तो अभियोजन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सकता है और मजिस्ट्रेट दंड निर्धारित कर सकता है। जिस व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति, जंगम और स्थावर संपत्ति आपको समझ में आ गया होगा। स्थावर मतलब स्थायी संपत्ति, जैसे मकान हो गया, कोई प्लॉट हो गया, है ना। और जंगम मतलब अचल संपत्ति, ओ सॉरी चल संपत्ति। और स्थावर मतलब चल संपत्ति, अचल संपत्ति, थोड़ा कंफ्यूजन है। स्थावर मतलब अचल संपत्ति और जंगम मतलब चल संपत्ति, पर कर के रूप में भी विक्रय द्वारा वसूल किया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो कोई जुर्माना नहीं चुकाता है या फिर जो चालान की राशि नहीं, मुचुल्का राशि कहते हैं उसको, है ना। मुचुल्का राशि, कौन सी राशि कहते हैं? मुचुल्का, ठीक है, मुचुल्का राशि। एक मुजराइश राशि भी होती है, मैंने बताया था नगर पालिका के राजस्व की अधिनियम की धाराएं पढ़ रहे थे जब। मुजराइश राशि, तो कमेंट करके मुझे बताना मुजराइश राशि क्या होती है। इस राशि को कहते हैं मुचुल्का राशि, ठीक है। तो मुचुल्का राशि अगर कोई जमा नहीं कराता है तो उसकी जो है संपत्ति के द्वारा जो उसकी विक्रय करके, सीज करके, है ना, ये जो है राशि वसूली की जा सकती है। धारा 298 में लिखा हुआ है नगर पालिका के अभियोजन से संबंधित शक्तियां। धारा 299, धारा 299 कहती है ये अपराधों के लिए अभियोजन के संबंध में नगर पालिका की शक्तियों से संबंधित है। अभियोजन की चालान करना है या नहीं करना है, उससे संबंधित शक्ति है नगर पालिका की। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका अपराधी से समझौता भी कर सकती है। मान लो कि नगर पालिका ने चालान बना दिया है, चालान के बाद अपराधी आया कि सर गलती हो गई है और जो है मैं जो आप जो नोटिस में जो कार्रवाई आपने करने को बोला है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं परमिशन ले रहा हूँ, ठीक है, या लाइसेंस ले रहा हूँ, XYZ कुछ भी। अगर वो समझौता करना चाहता है अपराधी तो समझौता कर सकती है नगर पालिका, ठीक है। और उसके बाद कार्रवाई नहीं की जाएगी। मान लो अगर नगर पालिका जो चीज चाह रही है और अपराधी वो चीज को कर दे तो फिर चालान पेश नहीं किया जाएगा। नगर पालिका अभियोजन को वापस भी ले सकती है, ठीक है। मान लो चालान पेश हो गया है लेकिन उसने जो है अपराधी ने वो चीज को कर दी है जो नगर पालिका चाहती है, तो उस चालान को वापस से ले भी सकती है। इस एक्ट के तहत राज्य सरकार के द्वारा घोषित प्रशमनीय अपराध, प्रशमनीय अपराध मतलब वह अपराध जिनको माफ किया जा सकता है, जिन पर समझौता किया जा सकता है, प्रशमन कर सकती है। मतलब मान लो राज्य सरकार ने बाद में एक कानून बना दिया कि अब जो है परमिशन की आवश्यकता नहीं है किसी भी भूखंड पे, ठीक है। लेकिन आपने तो चालान परमिशन के बिना निर्माण कर रहा था इसलिए पेश कर दिया था। लेकिन अब राज्य सरकार ने आज की डेट में कोई नियम बना दिया कि अब जो है भवन निर्माण के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है, तो फिर उसको जो है प्रशमन भी कर सकती है। प्रशमन कर सकती है मतलब उसको समझौता कर सकती है, उसको माफ कर सकती है चालान को, ठीक है। तो ये 299 में लिखा हुआ है। अपराधों के संबंध में समझौता करने के लिए सशक्त व्यक्तियों की कार्रवाई के विनियमन हेतु राज्य सरकार नियम बना सकती है। समझौता करने के लिए राज्य सरकार क्या बना सकती है दोस्तों? नियम बना सकती है समझौता करने के लिए। कौन बनाएगा? राज्य सरकार। कौन बनाएगा दोस्तों? राज्य सरकार समझौता करने के लिए नियमों का निर्माण कर सकती है। तो 298 समझ में आ गया, 299 समझौते से संबंधित आ गया। 300, धारा 300, धारा 300 संविधान का अनुच्छेद 300 क्या कहता है? संपत्ति की बात करता है ना। इसी तरह से नगर पालिका की जो धारा है वो भी संपत्ति की बात करती है। 300 धारा है वो संपत्ति की बात करती है कि नगर पालिका संपत्ति के नुकसान की पूर्ति किस प्रकार की जाएगी, उससे संबंधित है धारा 300। नगर पालिका की अगर संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा है तो उसकी जो है पूर्ति किस प्रकार की जाएगी, वो है धारा 300। अपराधी पेनल्टी के साथ साथ ऐसे नुकसान की पूर्ति करने का भी क्या होगा? उत्तरदायित्व होगा। मान लो किसी व्यक्ति ने नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है, पार्क में गया और पार्क में जाकर जो है क्या है, नुकसान पहुंचा दिया, एक तरह से नगर पालिका की संपत्ति है। अब उस पर पेनल्टी तो लगेगी, जुर्माना तो लगेगा लगेगा, लेकिन साथ साथ जो है संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भी राशि उससे वसूली जाएगी, ठीक है।
यदि मान लो वो राशि नहीं चुकाता है, ना पेनल्टी चुकाता है, विवाद की स्थिति हो जाती है, तो मजिस्ट्रेट जो मामले को सुनेगा उस नुकसान की जो है रकम निर्धारित कर सकता है कि इतने रुपए अब आपको जमा करवाने हैं, पेनल्टी के भी और नगर पालिका की संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा है उसके भी। ठीक है, तो धारा 300 को ध्यान में रखना है कि नगर पालिका की संपत्ति को हुए नुकसान की पूर्ति किस प्रकार की जाएगी उसका उल्लेख किया हुआ है। अगर मान लो भुगतान नहीं होता है तो रकम जो है कर स्थान मतलब नगर पालिका का अधिकारी संबंधित व्यक्ति के घर वसूली हेतु जाएगा और संपत्ति को भी जब्त कर सकता है। मतलब भुगतान अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उसके घर पर पहुंचकर भी संपत्ति को जब्त कर सकते हैं, और उसके बाद जो है नगर पालिका क्या कर सकती है, उस संपत्ति की मतलब उस जो नुकसान हुआ है उस संपत्ति को उसकी वसूली की कर सकती है। तो मजिस्ट्रेट इस हादसे का वारंट भी जारी कर सकता है, कहाँ पर, उसके घर जाने का, है ना। घर में ऐसे थोड़ा ना घुस सकते हैं, वारंट होगा तभी तो घुसेंगे, और घर पे जाकर उस संपत्ति को जब्त भी कर सकते हैं। तो ये काम कौन कर सकता है, मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो ध्यान रखना नगर पालिका के पास बहुत बढ़िया आपके पावर है। तो नगर पालिका संपत्ति की पूर्ति किस प्रकार की जाएगी, नुकसान हुई संपत्ति की, वो इसमें लिखा हुआ है 300 में। धारा 301 क्या कहती है दोस्तों, धारा 301 कहती है कि कुछ अपराधों के संज्ञेय, है ना, और जमानती होने से संबंधित है। आईपीसी 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 167, धारा 236, धारा 245 और धारा 297 कह ख ग के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होंगे और जमानती होंगे। ठीक है, आईपीसी की कोई भी धारा हो, मान ले आईपीसी की धारा, मान लो आईपीसी की धारा 1973। अब ऐसे मत बोलना कि सर अभी तो नहीं आ गई है, अभी तो ये लिखा हुआ है ना 2023 में जो है भारतीय दंड संहिता जो आ गई है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 लागू हो चुका है, आपको पता है 1 जुलाई 2024 से। तो अब ऐसे मत बोल देना आपकी, है ना, कि ये जो है चेंज हो गई है, लेकिन अभी हमें जो पढ़ने के हिसाब से इसमें यही मतलब है कि आईपीसी या ये भारतीय न्याय संहिता 2023 की कोई भी धारा के होते हुए भी जिसमें निर्माण के लिए छूट दी हुई है, कुछ भी मान लो XYZ, अगर ये जो धारा है 167, 236, 245, 297, अगर इसका उल्लंघन होता है तो वो दंडनीय होगा और अपराध वो संगीन अपराध माना जाएगा। जमानती जरूर होगा, ठीक है, उसमें जमानत मिल जाएगी, लेकिन वो अपराध जो है संगीन होगा। अब 167 में क्या लिखा हुआ है आपको पता है, 167 में क्या लिखा, अपराधिकृत विकास, अगर कोई अपराधिकृत विकास करता है तो उसके बारे में 167 में लिखा हुआ है। धारा 236 में लिखा हुआ है बहिर्गत भवनों को आगे निकालना, कि मकानों को आगे निकालते, बिल्डिंग लाइन से आगे निकाल लेते ना, तो उसके बारे में धारा 236 में लिखा हुआ है। धारा 245, धारा 245 में लिखा हुआ है क्या दोस्तों, धारा 245 में लिखा हुआ है कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने से संबंधित है धारा 245। ठीक है, धारा 297 में कह गए, ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि ये जो है संपत्ति का विरूपण से संबंधित है। ठीक है, धारा 297, है ना। एक मैं आपको बता रहा था धारा 245 से मुझे याद आ गया, आप लोग करेक्ट कर लेना। धारा 245 जब मैंने पढ़ाई थी तो उसमें लिखा हुआ था दोस्तों कि 3 माह की सजा हो सकती है, तो 3 माह से लेकर 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, ध्यान रखना। 3 माह से 3 वर्ष, उसको करेक्ट कर लेना, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी तो इसलिए 3 माह से 3 वर्ष उसको कर लेना है। ठीक है, धारा 245 एक स्टूडेंट ने आपके साथ के ही ने बताया था मुझे कि सर आपने वहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो आप यहाँ पर वहाँ पर कर लेना 3 माह से 3 वर्ष, है ना, वहाँ पे सजा का प्रावधान है धारा 245। ठीक है, तो 301 समझ में आ गया। अब देखो धारा 302, धारा 302 कहती है कि प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हो तो भी कर स्तंभ क्या माना जाएगा, विधि मान्य होगा। मान लो आपने जो है चालान करने में गड़बड़ी कर दी, गड़बड़ी क्या कर दी है कि मान लो आपने थोड़ा सा क्या है लिपिकीय त्रुटि हो गई है, क्या हो गया दोस्तों, लिपिकीय त्रुटि हो गई है। तो लिपिकीय त्रुटि होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो है चालान गलत मान लिया जाएगा। चालान आपने अगर किया है तो चालान हमेशा सही माना जाएगा। लिपिकीय त्रुटि हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है तो भी आपका जो कर स्थानम जो है विधि मान्य होगा, है ना। और ऐसी ही बात एक और अनुच्छेद क्या, एक ही धारा में कही गई थी, एक और धारा में कही गई थी, वो थी धारा 125। वहां पर भी जो है जो यूडी टैक्स जो वसूलने की है, कर वसूलने की जो बात कही गई थी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर आपने जो है किसी को नोटिस दिया है कर वसूलने के लिए, तो उसका जो है प्रक्रिया अगर त्रुटिपूर्ण है तो भी आप द्वारा काम किया गया है वो
विधि मान्य होगा। इसी तरीके से धारा 302 भी कहती है कि अगर आपने कोई काम किया है तो वो अगर उसमें थोड़ी गलती हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका उद्देश्य है सही तो वो विधि मान्य माना जाएगा। कोई भी कर स्थानम किसी समन, दोष सिद्धि या कर स्थानम के वारंट या उससे संबंधित अन्य कार्रवाई में प्रक्रिया की त्रुटि के कारण गैर कानूनी नहीं माना जाएगा, नहीं ऐसा करने वाला अधिकारी अतिचारी या भ्रष्ट माना जाएगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते इसको काम करना नहीं आता तो ये गलत आदमी है, भ्रष्ट है, अधिचारी है, नहीं। अगर उसने वो उस उद्देश्य के साथ किया है काम, अगर उसमें थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है तो भी मान्य कोर्ट उसको क्या है, विधि मान्य मानते हैं। किंतु ऐसी अनियमितता से व्यथित व्यक्ति, मान लो लेकिन ऐसी गलती से कोई व्यक्ति व्यथित है, किसी को दिक्कत है, तो सक्षम अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय के माध्यम से नुकसान हेतु पूर्ण समाधान प्राप्त कर सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति व्यथित हो रखा है इससे, तो वो क्या कर सकता है, पूर्ण समाधान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, पूर्ण समाधान प्राप्त कर सकता है, कहां से, न्यायालय में जाकर पूर्ण समाधान प्राप्त कर सकता है। धारा 302 समझ में आ गया। अब देखो धारा 303। धारा 303 क्या कहती है कि वाद के माध्यम से वसूली हेतु वैकल्पिक प्रक्रिया, वाद के माध्यम से वसूली हेतु वैकल्पिक प्रक्रिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है, एक सेकंड रुको, इसको भी कर दे, हाँ। तो धारा 303 क्या कहती है, मान लो आपके ऊपर जो है जुर्माना लगा दिया। अब जुर्माना लगा दिया और जुर्माना आप नहीं चुका रहे हो, ठीक है, जुर्माना नहीं चुका रहे हो, आपके ऊपर जो है न्यायालय ने भी जो है जुर्माना लगा दिया और आप जुर्माना नहीं चुका रहे हो, बोलो पैसे नहीं है मेरे पास। अब आपके पास पैसे नहीं है तो नगर पालिका क्या करेगी, आपकी संपत्ति को जब्त कर लेगी। मैंने आपको बताया था ना कि क्या जो है प्रक्रिया संपत्ति की पूर्ति के लिए, नुकसान अगर पहुंचाया है, संपत्ति की जो है आपके राशि भुगतान नहीं कर रहे हो तो आपकी संपत्ति को जब्त कर सकती है। तो अगर आपकी संपत्ति को जब्त कर सकती है नगर पालिका, लेकिन मान लो नगर पालिका सोच रही है कि संपत्ति को जब्त करेंगे तो वो रहेगा कहाँ, कहाँ जाएगा, तो क्या करेगी दोस्तों, नगर पालिका क्या करेगी, वाद दायर कर देगी कोर्ट के अंदर कि आपसे जो है इतने रुपए वसूले जाने हैं लेकिन आप चुका नहीं रहे हो। तो माननीय न्यायालय जो है डिसाइड कर देगा उस चीज को कि आप जो है जुर्माना नहीं चुका रहे, तो एक तरह से आप डिफॉल्टर हो गए, और डिफॉल्टर हो गए तो आपको जो है नगर पालिका वसूली में विफल रहने पर उत्तरदायित्व व्यक्ति के विरुद्ध वाद न्यायालय में ला सकती है। ठीक है, मतलब कोर्ट में आप जो है केस कर सकते हो अगर वो पैसे नहीं चुका रहा है तो। धारा 304, धारा 304 से संबंधित है नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद लाने से संबंधित। नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध, अभी तक तो वाद लाया जा रहा था जो संबंधित अपराधी है उसके विरुद्ध, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों के विरुद्ध भी वाद लाया जा सकता है, वो धारा 304 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो, नगर पालिका या उससे संबंधित किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध पदीय हैसियत से किए जाने वाले कार्य, पदीय हैसियत से किए जाने वाले कार्य इन द सेंस कि आप जो है क्या हो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, आपका काम है यूनिट टैक्स का वसूल करने का, ठीक है, या फिर आप जाइए नो, आपका काम है कनिष्ठ अभियंता और वहां पे जो है इंजीनियरिंग से संबंधित काम करने का आपका क्या है, काम है। तो पदीय हैसियत मतलब पद पर रहते हुए जो काम किए जाते हैं, है ना। तो नगर पालिका उससे संबंधित किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध पदीय हैसियत के विरुद्ध किए जाने वाले कोई केस स्थापित करने हेतु इसका आशय लिखित नोटिस या संबंधित व्यक्ति या नगर पालिका के मामले में उस कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा। इसका मामला, इसका मतलब ये हो गया कि आपने किसी व्यक्ति का चालान पेश किया कोर्ट में कि इस व्यक्ति ने बिना निर्माण स्वीकृति के और ऐसे ऐसे निर्माण कर लिया है, ठीक है। अब वो व्यक्ति कोर्ट में जाता है, कोर्ट में उसको बोला जाता है कि भाई साहब आपने ऐसे निर्माण कर लिया, क्या ये सही है, सही बोलता है कि हाँ सर मैंने कर लिया है निर्माण, गलती हो गई, तो उसके ऊपर जुर्माना लगा देते हैं, जुर्माना जमा करा देते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं बहुत समझदार, वो बोलते हैं नहीं नहीं मैंने कोई निर्माण नहीं किया और मेरे पास कोई भी जो है नोटिस नहीं मिला और मुझे पता भी नहीं था, और इस तरह से नगर पालिका जो है अपनी क्या करती है, मनमर्जी करती है। ठीक है, अब मनमर्जी करती है तो न्यायालय क्या करेगा, तो न्यायालय क्या करेगा, जो संबंधित जो चालान जिसने भी किया है उस कनिष्ठ अभियंता या जो भी XYZ सीनियर इंस्पेक्टर कुछ भी है उसको बुलाएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कहाँ बुलाएगा, कोर्ट में बुलाएगा, और उसके विरुद्ध में वाद लाने की जो है ये व्यक्ति पहल करेगा और उसके विरुद्ध वाद किया जाएगा। अब वाद किया जाएगा तो उसका लिखित नोटिस कहाँ आएगा, नगर पालिका में आएगा, और किसी व्यक्तिगत रूप से अगर किया गया तो व्यक्तिगत रूप से भी उसको उस कार्यालय के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब नगर पालिका ने अगर नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध भी वाद अगर लाया जा सकता है तो वो धारा 304 में लिखा हुआ है कि किस तरीके से उस पर कार्रवाई की जाएगी। नोटिस दिए जाने के 2 सप्ताह होने के बाद, नोटिस आपको मिल गया है और 2 सप्ताह के बाद वाद पत्र में इसका उल्लेख किया जाएगा
कि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन हुआ है तो वाद लाया जा सकेगा। मान लो ऐसे नहीं डायरेक्ट ही वाद लाया गया है, पहले उसको नोटिस दिया जाएगा, 2 सप्ताह समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद जो है वाद लाया जाएगा। ये प्रक्रिया आपको पालन करनी ही पड़ेगी। इस नोटिस में वाद हेतुक और चाहे गए अनुतोष का स्वरूप, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने वाद किया है तो उसके अंदर वाद में आप चाह क्या रहे हैं, क्या अनुतोष क्या चाह रहे हैं, वो उसका क्या है स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा, निवास स्थान का उल्लेख होगा, वादी का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा, ये सारा विवरण उसमें लिखा हुआ होगा वाद के अंदर, वाद की कॉपी के अंदर। स्थावर संपत्ति के मामले में, स्थावर मतलब जो अचल संपत्ति है, उस मामले को छोड़कर अन्य मामलों में ऐसी कार्रवाई 6 माह के भीतर भीतर की जाएगी। ठीक है, स्थावर संपत्ति का हो सकता है केस लंबा चल जाए, लेकिन अन्य मामलों में 6 माह के भीतर भीतर ये कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। जैसे साफ सफाई का मामला हो गया तो 6 माह के भीतर, लेकिन कोई स्थायी संपत्ति का मामला आ गया तो जो है वो मामला 6 माह के बाद भी लंबा खिंच सकता है। यदि नोटिस या दावा किया गया अनुतोष ऐसा हो कि मामले को स्थगित मुलतवी करने से विफल हो जाए, अर्थात मामले को स्थगित करने पर ऐसा नोटिस दावा किया ही ना जा सके, तो मामले के स्थगन के बाद वाद नहीं किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो वापस से वाद लेना चाहता है तो वाद वापस से ले सकता है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो धारा 304 संबंधित अधिकारी के विरुद्ध पदीय हैसियत से किए जाने कार्य के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। धारा 305, धारा 305 कहती है कि कुछ मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा, कुछ मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के मंजूर नहीं किए जाने के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा कुछ मामलों में स्टे नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि धारा 305 कहती है कि कुछ मामले ऐसे हैं, कौन कौन से मामले अभी हम देख लेंगे, उसमें जो है सिविल न्यायालय द्वारा स्टे नहीं दिया जाएगा, स्टे मंजूर नहीं किया जाएगा। तो वो कौन कौन से मामले हैं कि किसी नगर पालिका के या उसकी समिति के, नगर पालिका के या उप समिति के अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी को शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों के निर्वहन से इस आधार पर कि वह समुचित रूप से निर्वाचित या नियुक्त नहीं किया गया है, नगर पालिका उसकी समिति या उपसमिति के कोई निर्वाचन करवाने या विशिष्ट रीति से निर्वाचन कराने के अवरुद्ध करते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि कोई भी समिति है, उपसमिति है, तो उसका कोई अध्यक्ष हो गया, कोई सदस्य हो गया, पार्षद हो गया, अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, या फिर कर्मचारी है कोई, तो इस आधार पर स्टे नहीं दिया जाएगा कि उनकी नियुक्ति या निर्वाचन सही ढंग से नहीं हुआ है, इसलिए जो वो काम कर रहे हैं वो गलत है। इस तरह का स्टे, इस आधार पर स्टे नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गई होगी ना आपको कि मान लो कोई कर्मचारी है, उसकी नियुक्ति सही ढंग से नहीं हुई है या उसकी नियुक्ति पूर्ण रूप से नहीं हुई है या उस पर कोई अभी जांच विचाराधीन है, ठीक है, तो अगर वो कोई काम करता है तो इस आधार पर स्टे नहीं दिया जाएगा कि वो जो है अभी पूरी तरीके से क्या नहीं हुआ है, नियुक्त नहीं हुआ है, ऐसे नहीं बोला जाएगा और इस तरह से स्टे नहीं दिया जाएगा। इसी तरह यही चीज है जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध होती है कि उनका निर्वाचन ढंग से नहीं हुआ है तो स्टे दे दिया जाए, इस तरह से नहीं होगा। कोई अस्थायी या अंतरिम आदेश निषेधाज्ञा जारी नहीं करेगा, कौन, माननीय न्यायालय। तो धारा 305 में यह लिखा हुआ है। धारा 306 क्या कहती है? धारा 306 वही कहती है जो धारा 302 कहती थी कि समझौता करने की शक्ति से संबंधित है। नगरपालिका किसी वाद के संबंध में या इस अधिनियम के अधीन की गई किसी संविदा से उत्पन्न होने वाले किसी दावे या मांग के संबंध में समझौता कर सकती है, किंतु इस प्रकार की संविदा हेतु कोई भी जो मंजूरी इस अधिनियम के अपेक्षित हो तो समझौता करने हेतु मंजूरी ली जाएगी। मान लो किसी भी संविदा मतलब हो गया यहाँ पे समझौता, सॉरी करार, है ना, तो कोई भी संविदा हेतु कोई भी समझौता करना है तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ही वो समझौता कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है समझौता आप जो है नियमों के विपरीत जाकर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। नगरपालिका कर्मचारी द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किसी नुकसान या नगरपालिका ओर से अभियोजित या प्रतिवादित किसी सिविल कार्रवाई में जो भी खर्चा हुआ है उसका भुगतान नगरपालिका निधि से ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने चालान कर दिया और आपको जो है आपने कोई कार्य कर रहे हैं तो आपकी जेब से वो पैसा लगेगा। नगरपालिका निधि जो है नगरपालिका निधि से उस चीज का भुगतान किया जाएगा। नगरपालिका का कोई भी कर्मचारी अगर अपने पद के संबंधित कार्य को करता है, उससे संबंधित कार्य को करता है तो उसका जो भुगतान नगरपालिका निधि से ही किया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। धारा 307 देखो इजी है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ जो टिपिकल चीज थी उसको इजी बनाया गया दोस्तों, इजी था नहीं,
इजी बनाया गया है, इसकी जो लैंग्वेज है उसको इजी बनाया गया है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। धारा 307, धारा 307 क्या कहती है कि नगर पालिका के अभिलेखों को साबित करने की संबंधित। मान लो नगर पालिका की कोई रसीद है, नगर पालिका का कोई आवेदन है, फॉर्म है, नगर पालिका की योजना है, कोई नोटिस है, कोई आदेश है, कोई रजिस्टर है जिसमें कि आपके नाम का उल्लेख हुआ है, कोई दस्तावेज है ना, या प्रविष्टि मतलब कोई एंट्री हो रखी है, या उसकी कोई प्रतिलिपि है, रसीद है, कोई भी नगर पालिका का जिससे संबंधित कोई कागज है जिसपे नगर पालिका की मोहर लगी है, नगर पालिका अधिकारी ने साइन कर रखे हैं ना, नगर पालिका कर्मचारी ने साइन कर रखे हैं, या नगर पालिका के जो दस्तावेज उसके अंदर उस चीज की एंट्री हो रखी है, XYZ कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो वो अन्य दस्तावेज है, तो वो क्या होंगे, वेद अभिरक्षक होंगे। उन वेद अभिरक्षक होंगे मतलब इस उसको जो है सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है, या इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी का प्रमाणित, इस हेतु नियुक्त कोई अधिकारी उसको प्रमाणित कर दे, मतलब RTI में अगर वो दे दे प्रमाणित रूप से सील साइन करके, ठीक है, तो उसे जो है प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, है ना। अब बोलोगे सर ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों जब गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट क्या निकालती, कैंप लगाती है, और कैंप लगाती है और पट्टे देती है, किसी भी जमीन के पट्टे देती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने कोई चारागाह भूमि पर या कोई ऐसी सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है, और कब्जा आपका मान लो 1960 का है, बहुत पुराना कब्जा है ना, और उस टाइम आपके ऊपर जो है चालान कटा, रसीद कटा, और उसकी जो है आपके पास कॉपी है उस रसीद की, आपके ऊपर पेनल्टी लगी उस रसीद की कॉपी है, तो वो एक तरह से वो जो रसीद है ना, जो वो रसीद है 1960 की जो रसीद है वो क्या मानी जाएगी, और आज की डेट में उसमें जो पट्टा देना है तो सरकार बोलेगी कि जो क्या है, आप जो है पुराने अगर आपके कोई रसीद है, कोई दस्तावेज है कि आपका कब से क्या है कब्जा है, तो उसके सबूत पेश करो, तो उस रसीद को आप जो है पेश कर सकते हो सबूत के रूप में कि ये देखो सर 1960 में नगर पालिका ने मेरा जो है रसीद काटी थी, पेनल्टी काटी थी, है ना, तो वो वैलिड माना जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको कि नगर पालिका कोई भी दस्तावेज है जो कि नगर पालिका अधिकारी या कर्मचारी उसको क्या कर रहा है, काट रहा है, उसको साइन करके दे रहा है, उस पर मोहर लगा के दे रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, अभिलेख माना जाएगा, और वेद अभिरक्षक, वेद अभिलेख माना जाएगा। ठीक है, धारा 307। इस अध्याय की अंतिम धारा धारा 308, और हमारे आज की क्लास की भी धारा 308 अंतिम धारा। तो ये दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों को समन करने पर रोक लगाती है। निर्बर्धन मतलब रोक लगाती है। दस्तावेज प्रस्तुत करने पर नगर पालिका के कर्मचारियों को रोक लगाती है धारा 308। किसी विशेष कारण से न्यायालय के आदेश के अलावा नगर पालिका किसी कर्मचारी को किसी भी विधिक कार्यवाही जिसमें नगर पालिका पक्षकार नहीं है, कोई भी दस्तावेज प्रमाणित करने या साक्ष्य या गवाह बनने की अपेक्षा नहीं की जा सकेगी। मतलब कहने का मतलब है कि जहां पर कोई वाद है, कोई भी केस है, और वहां पर जो है नगर पालिका क्या नहीं है, पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं है, तो दोस्तों नगर पालिका क्या है, नगर पालिका के विरुद्ध समन भी जारी नहीं किया जा सकता, और कोई भी दस्तावेज जो है माननीय न्यायालय में पेश नहीं किए जाएंगे। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, तो ये रोक लगाती है धारा 308। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और कमेंट में आप जो है अच्छा सा कमेंट छोड़ सकते हैं, और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और आप जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल जो भी होगा मैं जो है आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और करता भी हूं मैं। आपने देखा होगा कि आप लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, और इसकी सारी PDF भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने वहाँ पे डाल भी दी है, धारा 297 तक मैंने डाल दी है, उसका प्रिंट निकलवा के भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय श्री राम।